बच्चों, मैं आपका मैथमेटिक्स 12 क्लास पार्ट 2 में फिर से आपका स्वागत है। जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी समीकरण के रूप में दिए गए फलन की वैधता क्या होगी। फलन की वैधता क्या होगी, तो इस हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हमारा फलन दिया गया फलन भिन्न के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, तो बच्चों हमें पता है कि कोई भी भिन्न जो भी भिन्न होती है इसके दो हिस्से होते हैं। तो दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। तो यह दिया गया भिन्न तभी परिभाषित होगा, गणित के हिसाब से तभी परिभाषित होगा जब इसका हर का मान 0 के बराबर न हो, यानी हर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। जब हर का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी गणित के हिसाब से दिया गया भिन्न आपका परिभाषित होगा। यदि हर का मान आप 0 कर देंगे तो अंश बटा 0 अर्थात वो अनंत हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फलन f(x) ये दिया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c बटे x माइनस 3। अब आपसे पूछ दिया जाए कि यह दिया गया फलन एक भिन्न के रूप में है, तो गणित में कहां से कहां तक ये परिभाषित हो सकता है, गणित में कहां से कहां तक इसकी वैधता हो सकती है और कहां से कहां तक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हमने देखा कि कोई भी भिन्न हो, x y z कोई भी भिन्न हो, किसी भी रूप में दिया गया हो, चाहे वो त्रिकोणमिति का भिन्न हो, चाहे बीजगणित का भिन्न हो, चाहे किसी भी निर्देशांक ज्यामिति के रूप में आप पढ़ रहे हैं या चाहे किसी भी रूप में पढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में भिन्न के परिभाषित होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है और वो कंडीशन होता है कि उसका हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस नियम के हिसाब से क्या हुआ, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। यह भिन्न वैध तभी होगा तो x का मान क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 3। यह इनइक्वालिटी का जो चिन्ह है इससे आप भली बात परिचित हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि चाहे किसी भी समीकरण के दोनों साइड में बीच में चाहे किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो चिन्ह इक्वल टू का हो, चाहे वो चिन्ह लेस देन का हो, चाहे वो चिन्ह ग्रेटर देन का हो, चाहे वो नॉट इक्वल टू का हो, फिर भी हम पक्षांतरित करते समय हम सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वाले नियम का पालन करते हैं। चाहे ग्रेटर देन का चिन्ह होगा तब भी हम जब एक साइड से दूसरे साइड जिस राशि को ले जाएंगे उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। सेम वही काम हमने यहाँ किया कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जब इस 3 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू 3 हो गया। अर्थात ये जो हमारा भिन्न है यह आपका गणित कहता है कि इसका भिन्न का जो वैलिडिटी है, जो भिन्न का अस्तित्व है, वह x बराबर 3 पर संभव नहीं है। x का मान यदि आप 3 कर देंगे तो ये दिया गया भिन्न गलत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। x का मान 3 को छोड़ करके चाहे आप जो भी ले लो, 3 से आप छोटा ले लो या 3 से बड़ा ले लो। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन बना दिया तो नंबर लाइन के दाहिने साइड में प्लस अनंत होता है, इधर माइनस अनंत होता है, इधर बीच में 0 होता है। तो दोस्तों 3 कहाँ आएगा, 0 और प्लस अनंत के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का मान यहाँ पे धनात्मक है। तो इस स्थिति में हमने ले लिया प्लस 3। अब हमारा गणित कहता है कि x का मान 3 नहीं होना चाहिए। 3 को छोड़ करके चाहे आप जो कर लो, यानी 3 से बड़ा कोई मान ले लो, 3 से छोटा कोई मान ले लो, 3 से बड़ा कोई मान अनंत तक ले लो, 3 से छोटा कोई मान माइनस अनंत तक ले लें, तब भी आपका एक भिन्न परिभाषित होगा। लेकिन x का मान जैसे ही 3 हो जाएगा यह भिन्न अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। कैसे? आप देखेंगे कि जैसे ही x का मान आप 3 रख देंगे वैसे ही x का मान 3 रखते ही 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ax² bx प्लस c बटे 0 विच इज इक्वल टू अनंत हो गया। और मैथमेटिक्स ये कहता है
कि सिंगल अनंत का, एकाकी अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है। अनंत हमेशा सापेक्षिक परिभाषित किया जाता है, किसी के सापेक्ष में, किसी की तुलना में परिभाषित करते हैं। अब हम देखेंगे जैसे तुलना में आपसे कह दिया जाए, आपके पास, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई टंकी आपके घर लगी हुई है, उस टंकी में 1000 लीटर पानी आ रहा है, इसकी तुलना में आप कोई नदी ले लीजिए या नदी ले लीजिए, तो इस टंकी में उपस्थित पानी की तुलना में नदी का जो पानी होगा उसको आप क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। तो इस तरीके से आप अनंत को परिभाषित कर सकते हैं। अनंत सदैव एक दूसरे से तुलना करके ही परिभाषित किया जा सकता है। आइसोलेटेड अनंत का, यानी आपका एकाकी अनंत का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया जो भिन्न है, इसका मान जो अनंत आ रहा है, यह अपरिभाषित मान लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी भिन्न के परिभाषित होने का पूरा कंडीशन समझ में आ गया होगा। कंडीशन फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि दिए गए भिन्न को आपको चेक करना हो कि यह भिन्न गणित के हिसाब से सही है या गलत है, या कहाँ कहाँ ये परिभाषित हो सकता है, तो उसके लिए आप सीधे सीधे दिए गए भिन्न के हर को नॉट इक्वल टू 0 करिए, वहां से आपको चर राशि का मान निकल जाएगा, और जो मान आएगा उस मान को छोड़ करके बाकी वह भिन्न सभी मानों के लिए परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि उस मान पे उस भिन्न का मान अनंत हो जाएगा। और आपने देखा कि अनंत का एकाकी परिभाषा संभव नहीं है। जब भी आप उसको परिभाषित करेंगे तब भी आप हमेशा किसी न किसी से तुलना करेंगे। आप देखते हैं जैसे आकाश को हम बोल देते हैं अनंत बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जगह है, जो हम जगह लेकर बैठे हुए हैं, उस जगह की तुलना में आकाश का जो जगह है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आकाश को हम अनंत बोल देते हैं। या जो चीज बहुत बड़ी समझ में आए, जैसे हिमालय पर्वत की हम बात कर लें, तो किसी छोटे चट्टान की तुलना में वो अनंत हो जाता है। तो जो चीज हम नहीं माप पाते हैं उसको अनंत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम समझ सकते हैं, जो मापित चीजें हैं, जो माप करके हमको मिली हुई हैं, उसका परिमाप तो हमें पता होता है, लेकिन उसकी तुलना में दिया गया जो चीज है वो आप परिमापित नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको अनंत बोलते हैं। सेम वही कहानी है। इसीलिए अनंत को हमेशा आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित करेंगे, कभी भी इसको आप एक एकाकी रूप में परिभाषित नहीं करेंगे। तो जब आप सवाल लगा रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो, आपका आंसर अनंत आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको मॉडिफाई करें, और मॉडिफाई करके आप उसका अनंत से दूसरा आंसर लाने की कोशिश करें, क्योंकि अनंत आपके सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए, इस प्रकार हमने देखा कि यदि फलन भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो गणित के रूप में कैसे हम परिभाषित करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि फलन आपका भिन्न के सिवा और किस रूप में दे सकता है। तो दोस्तों समझिए कि फलन यदि भिन्न में है तो हमने सीख लिया कि भिन्न की परिभाषा क्या है, कैसे हम फलन की वैधता चेक करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब हम यदि देख लें कि कोई भी फलन करणी में दिया गया है, करणी में दिया गया हो, करणी के रूप में फलन दिया गया हो, नंबर 2 फलन दिया गया हो। दोस्तों हम बचपन से ही करणी को पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे क्लास में भी करणी के बारे में पढ़े हैं, ढेर सारे सवाल लगाए हैं, करणी को मॉडिफाई किए हैं, और हम यहाँ पर भी एक बार करणी को पढ़ेंगे। अब देखिए करणी को हम कैसे परिभाषित करते हैं। कोई भी करणी, इसका प्रतीक ए होता है, प्रतीक आप देखेंगे करणी का प्रतीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है और इसके अंदर कुछ दिया गया है। क्योंकि हम फलन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमने फलन को लिख दिया, f(x) को लिख दिया, और यहाँ पे हमने n को लिख दिया। अब यह करणी गणित के दृष्टिकोण से सही है या गलत है, यह निर्भर करेगा दो चीजों पर। किस पे है? एक तो n के मान पर और दूसरा f(x) के मान पे। इन दोनों के मान पर यह आपका निर्भर करेगा। इसको आप करणी की डिग्री बोलते हैं, डिग्री, और इसको करणी का आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड।
तो करनी के दो हिस्से हुए, एक तो करनी की डिग्री हुई और एक करनी के अंदर उपस्थित हमारा फलन हुआ। ये दोनों डिसाइड करेंगे कि दी गई करनी सही लगी हुई है या गलत लगी हुई है। तो देखेंगे दोस्तों, हम n के हिसाब से पहले डिसाइड करेंगे कि n हमारा क्या कह रहा है। तो n के दो मान हो सकते हैं, कोई भी संख्या दो प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं, खास करके यहाँ करने के लिए कि या तो n का मान सम संख्या हो, n का मान सम संख्या हो, इवन नंबर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई? इवन नंबर सब लोग जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको दो के गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इसी को आप निगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। जो भी संख्या दो के गुणज के रूप में लिखी जा सकती है वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यदि करनी के अंदर जो डिग्री, करनी के बाहर जो डिग्री लिखी गई है वो सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब हो गया कि 2 +- 2 +- 4 +- 6 +- 8 एंड सो ऑन अनंत। तो हम कैसे करेंगे? तब दिया गया जब यह सम होगा भाई, तो करनी के अंदर दिया गया जो फलन होगा यह अब क्या करेगा? फलन यदि धनात्मक है, फलन दो तरीके से होगा, या तो धनात्मक होगा या तो आपका फलन का मान क्या हो जाएगा भाई? ऋणात्मक होगा। तो दिया गया फलन, करनी के अंदर जो फलन दिया गया है जिसको परिभाषित करना है वह फलन हमेशा धनात्मक होना चाहिए, फलन धनात्मक होना चाहिए, फलन धनात्मक होना चाहिए। यानी n के मान से, n के मान से इस फलन का स्वभाव आप डिसाइड करोगे, निर्धारित करोगे कि n का मान यदि करनी की डिग्री आपका सम संख्या है तो करनी के अंदर दिया गया जो फलन होगा भाई वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक के सिवा यदि ऋणात्मक हो गया, कोई और हो गया तो यह करनी और परिभाषित हो जाएगी। जैसे हम यदि लिख दें यहाँ पे, आप यदि यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, यहाँ पे हमने लिख दिया x - 3, हमने लिख दिया। अब हम पूछे कि यह x के किन किन मानों के लिए यह फलन परिभाषित है, यह करनी परिभाषित है। तो सीधा सीधा हमारा जो नियम है वो क्या है भाई? नियम आपका जो ही शर्त है, यह दो शर्त में आपने क्या पढ़ा कि n का मान सम संख्या है, तो यह आपका क्या हो गया भाई? सम संख्या हो गया। तो अंदर वाला क्या होना चाहिए? अंदर वाला x - 3 का मान क्या होना चाहिए? 3 से 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा लेंगे तो x - 3 > 0, तो 3 को आप यहाँ ले जाएंगे > 3। अब आप देखिए कि 0 के लिए भी परिभाषित आप कर सकते हैं, करनी के अंदर 0 भी होगा तो उसका मान आप सीधे सीधे 0 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अचर राशि से संबंधित आप फलन की बात कर रहे हैं तो फलन यदि 0 कर लेंगे तो यहाँ पे करनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये n का मान चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे परिमेय हो, चाहे परिमेय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए हमने यहाँ 0 को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन यदि आपको ब्रॉड आंसर लिखना हो, एक्चुअल में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो यहाँ पे आप 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 को लेकर के चलेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से हमें मिल गया क्या कि x का मान 3 से जब बड़ा होगा तभी यह दी गई करनी क्या हो जाएगी? परिभाषित होगी। अर्थात x माइनस करनी में यहाँ 4 लिखा है, x - 3 तभी परिभाषित होगा, परिभाषित होगा जब x का मान 3 से बड़ा हो। यदि x का मान 3 से छोटा कर देंगे दोस्तों तो उस स्थिति में आप इस करनी को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। गणित के हिसाब से ये करनी जो होगी वो गलत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जब भी आपको कहीं पर भी दिखाई दे दे कि x यहाँ पे करनी की डिग्री सम संख्या हो रही है तो उसके अंदर वाला जो आयाम होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, करनी का जो मान होगा, आर्गुमेंट होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो सम
संख्या की डिग्री वाली संख्याओं में कड़ी में फलन उसके अंदर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यह आपका तो हो गया कड़ी की डिग्री सब संख्या हुआ। तो अब हम इसी तरह से परिभाषित करेंगे कि कड़ी की डिग्री जो हो विषम संख्या हो, तब आप कैसे अपने आंसर को लिखेंगे। हमारे समस्या आप आंसर को समझ गए हैं, कड़ी का मतलब समझ रहे हैं आप, और अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस आप आराम से सीखते चलिए। यहाँ पे सिर्फ सीखना है। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको गणित सिखाएंगे। दूसरा कंडीशन, यदि n का मान विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, n का मान विषम संख्या हो, 8 नंबर 100, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे भाई। 8 नंबर में आपने पढ़ा हुआ है क्या कि जो संख्या आपकी क्या होती है भाई, विषम नहीं, जो होगी वो विषम होगी, अर्थात जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो विषम हो जाएगी। आप कह सकते हैं, अर्थात आपका n का मान क्या हो जाए, +-a, +-3, +-5, +-7, डाटा अनंत। n का मान सब हो, अर्थात n का मान आपका इसमें हो जाए। चूंकि करणी पढ़ रहा है तो करणी में आपका डिग्री कभी 1 होता ही नहीं है। डिग्री जो सबसे छोटी डिग्री होती है उसका मान 2 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे n का मान जो देंगे वो +-3 से स्टार्ट करेंगे, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन अनंत तक। देखिए दोस्तों, अब आपके पास एक करणी है, करणी में आपका डिग्री n है और इसके अंदर आपका fx लगा हुआ है, एक फलन दिया गया है, और उस फलन के लिए या करणी सुटेबल है कि नहीं है आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, इसको बताने के लिए हमने देख लिया भाई कि इस करणी की दी गई करणी की जो डिग्री है वो क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है। यह जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके अंदर का जो फलन होगा, वह फलन अंदर का जो फलन होगा वह धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात जब भी कोई करणी ऐसी हो जिसकी डिग्री आपकी विषम संख्या हो, तो वह करणी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के लिए सदैव परिभाषित होती है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है आपको, आप यहाँ मान लीजिए 8 लेंगे, तो 8 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 8 का घनमूल आपका 2 होता है। इसी तरह से हम फिर घनमूल निकालना है -8 का, -8 का घनमूल कितना होगा, -2। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं यहाँ पे घनमूल निकालना है तो करणी की डिग्री क्या है भाई, विषम है। यहाँ पे करणी की डिग्री क्या है, विषम है। करणी के अंदर जो आर्गुमेंट है वो क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपने इस करणी को हल करके एक निश्चित मान बता दिया कि यदि करणी के अंदर 8 होगा तो उसका घनमूल 2 हो जाएगा। करणी के अंदर आपका -8 होगा तो उसका घनमूल -2 हो जाएगा। इस स्थिति में आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि किसी भी करणी की डिग्री विषम होगी तो वह दिया गया करणी के अंदर दिया गया फलन चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों स्थितियों में ये परिभाषित होगा। तो हम करणी के अंदर दिए गए फलन की वैधता चेक कर सकते हैं, और वैधता चेक करके हम बता सकते हैं कि करणी के अंदर यदि कोई फलन दिया गया है तो कहां से कहां तक वैलिड है और कहां से कहां तक वैलिड नहीं है। हर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं समीकरण के रूप में, जैसे हमने यहाँ लिख दिए x-3, यहाँ पे आपका 5 लगा हुआ है। अब यदि आपसे पूछ लिया गया कि यह दिया गया फलन, करणी के अंदर दिया गया फलन चर राशि के किन किन मानों के लिए परिभाषित है, तो भाई देखो ये क्या है, यहाँ पे जो डिग्री है n बराबर 5 और क्या लिखा गया है, विषम। कौन सी संख्या हो गई, विषम। अब जब करणी की डिग्री विषम हो गई तो करणी के अंदर दिया गया फलन x-3 क्या होना चाहिए, हमने पढ़ा है कि यही शर्त है क्या कि वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x-3 का मान चाहे तो धनात्मक हो
या ऋणात्मक हो, दोनों में से कोई हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो ऋणात्मक या धनात्मक इसका मतलब हो गया x का चाहे कोई भी मान ले लो आप, x का मान 3 से छोटा ले लेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, x का मान 3 से बड़ा ले लेंगे तो यह फलन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी किसी ने जो चर राशि x आपने प्रयोग किया है उसका मान 3 से बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, 3 से बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। तो ये सीधे सीधे आपका सवाल हल हो गया कि दिए गए करनी में x का जो मान होगा वह आपका x आपका हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, कुछ भी हो सकता है। तो आपका सवाल हल हो गया क्या कि दी गई करनी चर राशि के किन मानों के लिए, किन किन मानों के लिए परिभाषित है। तो आपने देख लिया कि भाई सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना होता है करनी के रूप में, कि करनी के सवाल में आपको सबसे पहले डिग्री चेक करनी होती है। जब तक आप करनी की डिग्री नहीं डिसाइड करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप करनी के अंदर उपस्थित किसी भी समीकरण का मान नहीं निकाल सकते हैं। करनी की डिग्री हमने देखा वो मिला 5, 5 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो करनी के अंदर जो दिया गया समीकरण है तो वह क्या है, x-3। तो अब क्या होना चाहिए, यह विषम है तो विषम का एक ही कंडीशन है कि वह आपका क्या होना चाहिए, वह धनात्मक हो जाए या ऋणात्मक हो जाए। तो दोनों स्थितियों में आपका यह फलन परिभाषित हो जाएगा। धनात्मक होगा इसका मतलब x का मान आपका 3 से क्या हो जाए, बड़ा। ऋणात्मक होगा इसका मतलब x का मान 3 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो x का मान 3 से बड़ा अनंत तक, x का मान 3 से छोटा अनंत तक आप लिख सकते हैं, प्लस अनंत तक। जीरो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है कि फलन 0 हो जाए तो 0 पर भी करनी परिभाषित होती है। 0 यदि करनी के अंदर 0 दिया गया है तो करनी की डिग्री चाहे जो भी होगी उसका मान सदैव 0 ही होगा। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ हमने आंसर में आपको सीधे सीधे 0 की डिग्री कर लिया है, इसीलिए माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख दिया है। यदि 0 इंक्लूड नहीं करते तो आपका आंसर का रूप बदल जाता, आंसर का प्रारूप बदल जाता, लेकिन हमने आपको हल करके बता दिया। दोस्तों इस प्रकार हमने करनी की गणना पड़ी, इससे ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है क्योंकि फलन के लिए हमारा यहीं पे जानना जरूरी था, इतना कि फलन के केस में हमें करनी कहाँ से कहाँ तक परिभाषित करनी है। तो फलन के लिए जो करनी की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है परिभाषित होने की, वो आपके सामने है। हमने 2 कंडीशन बताए कि डिग्री आपकी धनात्मक हो, डिग्री आपकी सम संख्या हो या डिग्री आपकी विषम संख्या हो। इसी डिग्री के आधार पर आप परिभाषित करेंगे, आप क्वेश्चंस लगाएंगे, तभी आप कर पाएंगे इसको। जैसे अभी आप कुछ क्वेश्चंस आपको लिखेंगे, लास्ट में होमवर्क के रूप में देंगे जिसे आपको हल करना होगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फलन का दूसरा प्रारूप क्या है, हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया भाई। फलन भिन्न के रूप में दिया जाएगा तो हम उसकी परिभाषा, उसकी वैधता की लिमिट कैसे निकालेंगे। यदि फलन करने के रूप में दिया रहेगा तो उसकी वैधता की लिमिट कैसे हम बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक वैध है, कहाँ से कहाँ तक अवैध है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। यदि फलन आपका लघुगणक के रूप में दिया गया है तो उस स्थिति में आप कैसे जानेंगे कि यह फलन कहाँ से कहाँ तक वैध होगा और कहाँ से कहाँ तक वैध नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि लघुगणक लाग का प्रयोग आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आपको लाग 9th क्लास में भी टच हुआ होगा, 10th क्लास में भी टच हुआ होगा, 11th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। अब आप 12th क्लास में आप देखेंगे कि अब तक लघुगणक जो आपने पढ़ा उसमें आपको एक ही कंडीशन मिला हर जगह। वो क्या मिला, जैसे हमने लिख दिया कि कोई फलन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे log gx चाहे hx कुछ भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे hx का मतलब कोई समीकरण, hx का मतलब यहाँ पे कोई समीकरण। हमने फलन को लिखा कि फलन log hx, इसका मतलब लघुगणकीय फलन दिया गया है। अब हम कैसे बताएंगे भाई कि यह जो लघुगणकीय फलन है यह दिया गया
चर राशि के रूप में है, चर राशि के रूप में, समीकरण के रूप में दिया गया है, तो यह कहाँ कहाँ परिभाषित होगा और कहाँ कहाँ परिभाषित नहीं होगा। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए हम पहले देखें कि लाग में परिभाषित कहाँ कहाँ होता है, लाग किसके किसके लिए गणित में परिभाषित होता है, कहाँ पर आप लाग लगा सकते हैं, कहाँ पे आप लाग नहीं लगा सकते हैं। तो एक ही सिंगल कंक्लूजन है, वो रिजल्ट क्या है, एक ही शर्त है। वो क्या शर्त है भाई, आखिरी पहली और आखिरी शर्त गणितीय फलन के लिए है कि यह सिर्फ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ धनात्मक फलन के लिए परिभाषित है, धनात्मक फलन के लिए परिभाषित है, के लिए परिभाषित है। क्या हो गया, लघुगणक असर कि लघुगणकीय फलन, लाघार्थमिक फलन सिर्फ और सिर्फ धनात्मक फलन के लिए ही परिभाषित हो सकता है। यानी यदि कोई धनात्मक चीज है वहीं पे सिर्फ आप लॉग लगा सकते हैं, ऋणात्मक चीज में यदि लॉग लगा देंगे तो वह परिभाषित हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आप सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं बहुत छोटा सा, जो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इसकी वैल्यू सबको पता है, लाख को पढ़ा 0.0, हमने पढ़ा कि लाग 3 आधार 10, इसमें हमने पढ़ा 0.4771 आ जाता है। ये चीज आपने पढ़ा। एक चीज आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 2 लिखा गया, ये भी धनात्मक है, यहाँ 3 लिखा गया, ये भी धनात्मक है। लेकिन यदि यही चीज आपको ऐसे लिख दी जाए, ऐसे लिख दी जाए -2, यह ना परिभाषित नहीं हो सकता, यह ज्ञात नहीं कर सकता। देखिए भाई, आपने +2 लिखा तो आपको इसका मान मिल गया, लेकिन आपने -2 लिखा तो -2 के लिए आप ज्ञात नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लघुगणक सिर्फ धनात्मक फलन या धनात्मक राशियों के लिए ही परिभाषित है। ऋणात्मक राशियां ले लेंगे तो उस स्थिति में लघुगणक परिभाषित नहीं है, अर्थात आप मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से यदि आप लाग -3 ले लेंगे आधार 10, तो इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते। तो एक चीज तो क्लियर हो गया भाई, क्या क्लियर हुआ कि लघुगणकीय फलन नहीं कर सकते। लघुगणकीय फलन सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए परिभाषित है, सिर्फ और सिर्फ आपके धनात्मक राशियों के लिए परिभाषित है, ऋणात्मक राशियों के लिए परिभाषित नहीं है। दोस्तों, हमने एक चीज जान लिया, पता लगा लिया कि लघुगणक फलन सिर्फ धनात्मक राशियों के लिए। यहाँ तक जब हमने पता लगा लिया तो बस हमारा काम हो गया। अब देखिए कितना आसान सी बात है। अब कोई भी फलन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चर राशि हो, कहीं पर भी लाग लगा रहा है, अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया फलन चर राशि के किन किन मानों के लिए परिभाषित है। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, हम आपको ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x बराबर लाग x-3 हमने ले लिया, बहुत छोटा एग्जाम्पल जो आपका लेते हुए चले आ रहे हैं। तो f(x) बराबर x-3 हमने ले लिया। अब x-3 हमने लिया तो आप देखेंगे आपसे पूछा गया है कि x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए f(x) परिभाषित है। यह हमारा क्वेश्चन है भाई कि f(x) बराबर log x-3 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है कि x के किन मानों के लिए हमारा दिया गया फलन परिभाषित है। दोस्तों, सिंपल सी बात है। अभी हमने 5 मिनट पहले इसको सीखा है। क्या सीखा है कि लघुगणकीय फलन सिर्फ और सिर्फ धनात्मक राशियों के लिए परिभाषित है। तो लघुगणक फलन में यहाँ पे f(x) log यहाँ दिया गया है log x-3, तो log x-3, तो log के बाद क्या मिला हमको x-3, और x-3 हमारा क्या होना चाहिए भाई, शर्त के हिसाब से धनात्मक होना चाहिए। तो x-3 धनात्मक हो गया। धनात्मक का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। धनात्मक का मतलब क्या होता है,
0 से बड़ा, अर्थात आप एक नंबर लाइन कीजिए, संख्या रेखा खींचेंगे। इधर आपने देखा माइनस अनंत बीच में 0 प्लस अनंत हो गया। यहाँ पे इसको आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान 3 से क्या हो जाए भाई, बड़ा हो जाए, क्योंकि -3 को जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो -3 से +3 हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया कि राशियों के बीच में चाहे कोई भी चिन्ह लगा रहा है, चाहे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कोई भी चिन्ह लगा रहा है, आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप पक्षांतरित करते समय वही काम कीजिए जो बराबर चिन्ह लगने पर आप करते हैं। दो राशि के बीच जब बराबर लगा रहता है आप करते हैं वही काम आपको करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। तो हमने -3 को उधर लिया तो क्या हो गया, +3। अब नंबर देखा आपकी मिल गई, यहाँ पर 3 हो गया। अब आप देखिए x का मान क्या है भाई, x ग्रेटर देन 3, अर्थात x का मान क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x का मान 3 और अनंत के बीच में कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे x का मान आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपको बताना है कि x के किन किन मानों के लिए परिभाषित है। तो ये आपको मिला कि 3 का मान क्या हुआ, मान। अब देखिए थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, इस आंसर को देख करके, इस ब्रैकेट को देख करके आप देखिए आपके आंसर में 2 ब्रैकेट हमने लगाया है, एक बड़ा ब्रैकेट लगाया है, एक छोटा ब्रैकेट लगाया है। बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझोला ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि x का मान 3 है, छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि x का मान अनंत आपको नहीं लेना है, अनंत से छोटा लेना है, अनंत से कम लेना है। इस आंसर का मतलब है कि x का मान 3 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, यानी आंसर में आपका 3 रहेगा। तो अब ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया कि लघुगणकीय फलन आपके धनात्मक राशियों के लिए परिभाषित हुआ। तो इस सवाल का आंसर हुआ बड़े ब्रैकेट में 3 कामा अनंत। एक चीज क्लियर हुआ, तो आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा, एकदम सही है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि लघुगणक जहां लिखा गया है, जहां LOG लिखा गया है, LOG के बाद वाला जो फलन है, जो समीकरण है, वो क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक होना चाहिए। अब धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब आपको बोलेंगे कि सर आपने बताया कि ये तो 0 से बड़ा होता है, तो हमने लिख दिया भाई कि ये 0 से बड़ा होता है। फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि पक्षांतरित करते समय वही काम करते हैं जो बराबर के साथ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आप देखिए मैंने वही काम किया, क्या किया, -3 को आप इधर ले गए तो -3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे क्लियर हो गया बच्चों कि x का मान 3 से बड़ा। नंबर रेखा आपने बनाया, यहाँ क्लियर हुआ, आंसर लिख दिया। ब्रैकेट लगाते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस मान को आपको सम्मिलित करना होता है उस मान के साथ आप बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा, जिस मान को छोड़ना होता है उसके सामने आप छोटा ब्रैकेट लगाइएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फलन के क्या क्या कंडीशन में परिभाषित किया जा सकता है। भिन्न में कैसे करेंगे, कर्णी में कैसे करेंगे, लघुगणकीय फलन दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। यह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फलन का और भी प्रकार बचा हुआ, और भी कंडीशंस बचे हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आप इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए, ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।